जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक होगा हमारा मोच स्प्रेन के बारे में बताऊंगा आपको। स्प्रेन क्या है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। मोच आजकल के जो हमारे युवा है या जो हमारे माता पिता है, हमारी बहन है, भाई है, छोटे भाई बहन है, उनको मोच की बहुत समस्या रहती है। तो आज मोच के बारे में बताऊँगा कि मोच को कैसे ठीक किया जाए और मोच क्या होता है। ओके दोस्तों, तो अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो मोच हमारी एक लिगामेंट की चोट है। यह लिगामेंट की चोट होती है। आगे, यह अधिक खिंचाव या लिगामेंट के फटने के फलस्वरूप हो जाती है। भाई, जो हमारी मोच है वो कैसे होती है, जो लिगामेंट है ना, लिगामेंट तो उसके फटने के फलस्वरूप लिगामेंट को अधिक खींचेंगे ना तो क्या होता है, उसके फटने के चांसेस रहते हैं। तो इसी कारण हमें मोच आ जाती है। ओके, सब बोलते हैं कि मुझे मोच आ गई। तो मोच है हमारा जो लिगामेंट होता है ना, हमारा लिगामेंट। जो लिगामेंट क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। और जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है वो होता है टेंडन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मोच, तो मोच हमारा यह लिगामेंट की चोट होती है। आगे, यह अधिक खिंचाव या लिगामेंट के फटने के फलस्वरूप हो जाती है। सामान्यतः चोट कोहनी या टखने पर होती है। कभी कभी मोच के साथ साथ अस्थिभंग फ्रैक्चर भी हो जाता है। भाई, कभी कभी जो हमारी स्प्रेन है, स्प्रेन के साथ साथ क्या हो जाता है, फ्रैक्चर भी आ जाता है हमारी बोन्स में। ऐसे में सूजन बहुत अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त दर्द भी अधिक होता है। अगर मोच के साथ साथ फ्रैक्चर भी आ जाए तो क्या होता है, दर्द अधिक होता है। कई बार लिगामेंट ढीला भी हो जाता है। उपरोक्त लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मोच किस प्रकार की है, अर्थात हल्की है या गहरी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे मोच का उपचार। भाई देखो, मोच तो सभी को आ जाती है, लेकिन इसका उपचार आज के समय में किसी को भी नहीं पता। ठीक है, मतलब पता है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको इसका उपचार बहुत ही कम पता है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो होगी। और हमारे बीपीएड, बीपीईएस, एमपीएड वाले छात्रों के लिए, भाइयों के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। तो हम बात करेंगे आज मोच के उपचार की, ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। तो मोच के उपचार के लिए दो प्रक्रियाएं, अर्थात नंबर 1 प्राइस और नंबर 2 पर होगी हमारी माइस है। इसका वर्णन नीचे दिया गया है। ओके, अब बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ प्राइस कि प्राइस का क्या प्रोसीजर है। ओके फ्रेंड्स, पढ़ेंगे आगे। यह प्रक्रिया चोट की गंभीरता को देखते हुए चोट लगने के बाद पहले 24 घंटे से 48 घंटे के लिए प्रदान की जानी चाहिए। प्राइस का अर्थ है सुरक्षा, प्रोटेक्शन, आराम, ब्रेस्ट, बर्फ, आइस, दबाव, कंप्रेशन व ऊपर उठाना, एलिवेशन। यानी कि PR, देखो क्या बोला ने, प्राइस। तो जो हमारा प्राइस है, P से होता है प्रोटेक्शन, R से होता है, R से क्या होता है, R से होता है हमारा रेस्ट। R से हो गया रेस्ट। ओके दोस्तों, I से आइसिंग, C से कंप्रेशन, E से एलिवेशन। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन को बोलते हैं सुरक्षा, रेस्ट को बोलते हैं आराम, आइसिंग को बोलते हैं बर्फ लगाना, कंप्रेशन को बोलते हैं दबाव और एलिवेशन को बोलते हैं ऊपर उठाना। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी को मोच आ जाती है तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आप मोच को आसानी से पार कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी। अगर हमारे किसी अंग में मोच आ गई है तो सबसे पहले उसको क्या देनी पड़ेगी, सुरक्षा। फिर नंबर 2 पर आराम, फिर नंबर 3 पर बर्फ़, आइसिंग करनी पड़ेगी, फिर नंबर 4 पर दबाव, कंप्रेशन, और नंबर 5 पर ऊपर उठाना, एलिवेशन। तो पढ़ेंगे सुरक्षा क्या है, प्रोटेक्शन। घायल व्यक्ति के चोटग्रस्त भाग को सहारा देते हुए या पैर के जूते ठीक तरह से पहनाकर, फीते बांधकर फिर से चोट लगने से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 2 है हमारा आराम, रेस्ट क्या है, प्रारंभिक अवस्थाओं में जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक आराम बहुत लाभदायक होता है। इससे चोट जल्दी ठीक होती है। चोटग्रस्त भाग को हिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः उपयुक्त उपचार के लिए व्यायाम पूरी तरह से कम कर दे तथा पूर्ण आराम देने के लिए अन्य क्रियाएं भी बंद कर दे। बर्फ, नंबर 3 पर है हमारा बर्फ, आइसिंग।
जितना जल्दी संभव हो सके चोटग्रस्त भाग पर प्रत्यक्ष रूप से बर्फ़ का प्रयोग करना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर हमारे चोट लग गई है, स्प्रेन आ गई है, तो क्या करना चाहिए? बर्फ़ का प्रयोग करना चाहिए। ओके, यह रक्त प्रवाह को धीमा करके रक्त स्राव व सूजन को कम करता है। बर्फ़ क्या काम करता है? हमारे रक्त प्रवाह को कम कर देता है, जिससे हमारे जो चोटग्रस्त भाग है क्या होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम होता है और ब्लड फ्लो की कम होने की वजह से सूजन और पेन कम हो जाता है। ओके दोस्तों, अब आगे चलेंगे। दर्द को कम करने यह चोटग्रस्त भाग को शिथिल कर देती है। स्किन बर्न से बचाव के लिए बर्फ़ को गीले कपड़े में लपेट देना चाहिए। बर्फ़ को आज के समय में डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, उसको किसी सूती कपड़े में लपेटकर जब लगाना चाहिए। ओके, छोटे भाग के लिए जैसी कलाई के लिए बर्फ़ का प्रयोग एक बार में 5 मिनट तक करना चाहिए तथा बड़े भाग पर 20 मिनट तक बर्फ़ का प्रयोग करना चाहिए। अगर छोटा भाग है ठीक है तो उस पर 5 मिनट, और अगर बड़ा भाग है तो वहाँ पर 20 मिनट तक बर्फ़ का प्रयोग करना चाहिए। ओके, एक दिन में बर्फ़ का प्रयोग 4 से 8 बार करना चाहिए। ठंड की चोट व फ्रोस्ट बाइट को दूर रखने के लिए लगातार बर्फ़ को 20 मिनट से अधिक नहीं लगाना चाहिए। भाई बर्फ़ को 20 मिनट से अधिक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। जब बर्फ़ को हटाया जाए तो त्वचा पीले रंग की दिखाई देनी चाहिए। इसके विपरीत यदि त्वचा का रंग लाल दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि बर्फ़ का प्रयोग ज़्यादा लंबा किया है। अब नंबर 4 है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है हमारा? कंप्रेशन है हमारा नंबर 4 पर आ गया। कंप्रेशन बोलते हैं दबाव को। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। चोटग्रस्त टखने, घुटने या कलाई पर दबाव देना सूजन या रक्तस्राव को कम करने में सहायता देता है। इसके लिए सुदृढ़ पैड उनके फम पैड चोट की जगह पर लगाया जाता है तथा यह अपनी जगह पर ही रहे। इसके लिए चारों ओर स्ट्रैप लगाना चाहिए। दबाव सारे अंग पर नहीं लगाना चाहिए। दबाव इतना अधिक भी देना नहीं चाहिए कि रक्त प्रवाह में अधिक अवरोध उत्पन्न हो जाए। और नंबर 5 लास्ट पॉइंट है हमारा एलिवेशन, ऊपर उठाना। यदि संभव हो सके चोटग्रस्त टखने, घुटने, कोहनी या कलाई को तकिए के ऊपर व हृदय के स्तर से ऊपर रखें ताकि सूजन कम हो जाए। तो ये पढ़ा हमने प्राइसिस PRICE प्राइस के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति को मोच आ जाती है तो प्राइस का फॉर्मूला लगाकर आप उसको कम कर सकते हैं। अब नंबर 2 है हमारा इसी का पॉइंट्स माइस प्रोसीजर। माइस प्रोसीजर क्या है? जब एक बार सूजन के लक्षण समाप्त हो जाए वह हीट और लाली कम हो जाए तो माइस की प्रक्रिया तब जारी रखनी चाहिए जब तक चोट पूरी तरह ठीक न हो जाए। माइस का अर्थ है M से मोबिलिसेशन और I से आइसिंग, C से कंप्रेशन और E से एलिवेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें क्या चीज़ है। मोबिलिसेशन एक अलग चीज़ है, गतिशीलता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गतिशीलता मोबिलिसेशन की। इसे चोटग्रस्त अंग गति की पूरे विस्तार तक ले जाने से शुरू किया जाता है। ऐसी गति नहीं करनी चाहिए जिससे दर्द का अनुभव हो। इससे मांसपेशियां प्रयोग के कारण खराब नहीं होगी। यदि गति आसानी से की जाती है तो धीरे धीरे गति के विस्तार को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि चोटग्रस्त भाग की मूल क्रिया ठीक हो जाती है तो और व्यायाम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सामान्य शक्ति प्राप्त करने में प्रायः काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए सबसे पहले केवल हल्के तथा साधारण व्यायाम करने चाहिए। यदि व्यायाम के दौरान दर्द महसूस हो तो व्यायाम तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि दर्द 20 से 30 सेकंड में गायब हो जाता है तो व्यायाम ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे चलेंगे। आगे है इसी में हमारा, आगे क्या है इसमें? आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। ये मैंने आपको भी पढ़ाया कि आइसिंग क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। आइसिंग, बर्फ़। चोट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बर्फ़ के साथ उपचार 1 हफ्ते के लगभग करना चाहिए। लगभग 4 से 5 दिनों के बाद हीट ट्रीटमेंट जैसे हॉट पैड्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे प्रभावित एरिया को रक्त प्रवाह को उत्तेजित करने में सहायता मिलती है। दबाव, कंप्रेशन, इसे कुछ दिनों तक जारी रखना चाहिए, उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऊपर उठाना, एलिवेशन, जब तक सूजन हीट व लाली समाप्त न हो जाए तब तक प्रभावित अंग को ऊपर उठाना रखना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा मोच स्प्रेन के बारे में।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।